हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। आज का विषय न्यूक्लियर फिजिक्स से है और न्यूक्लियर फिजिक्स को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। एक्चुअली स्पेशल थ्योरी जो है दैट इज द बेस पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके पहले जो हमारे न्यूटोनियन फिजिक्स थी उससे जो शिफ्ट हुआ फिजिक्स में, एक्चुअली पहले हमने एटम को इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के रूप में देखा था। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट भी हमें पता थी, उसकी स्पिन के बारे में भी नॉलेज था, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसा था वैज्ञानिक कि न्यूक्लियस के अंदर की संरचना क्या है, उस पर हम नहीं जा पाए थे। और जब तक उस पर जाते नहीं तब तक E=mc² खोजते नहीं। न्यूटन के टाइम में ये था कि मास इज कंजर्व्ड। जैसे अगर मान लीजिए कि 1 किलो आप कोयला जलाते हैं और उसको जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन उसमें मिलाते हैं और बर्निंग प्रोसेस शुरू होती है, तो उस रिएक्शन के माध्यम से CO2 बनती है। तो जो शुरू की फिजिक्स थी उसमें क्या था कि C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन का जितना वजन है उतना ही CO2 बनेगी। यानी कि न्यूटन की थ्योरी जो थी कि मास इज कंजर्व्ड, वो यहां पे लागू होता है। जब आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन ने ये प्रूव किया कि नहीं, मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। और ये जो इक्वेशन है E=mc², इसमें वो मास है जो मास हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब 1 किलो कोयला जब जलाएंगे और मान लीजिए कि उसको जलने के लिए 10 किलो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा जो CO2 निकलती है, ये एजम्पशन है, वो 11 किलो होगा, दोनों का वजन शामिल हो जाएगा। मगर जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों साइड का मास जो है वो बराबर नहीं होता है। दूसरे साइड में मास थोड़ा कम हो जाता है, और वो कम जो होता है बहुत थोड़ा सा होता है, 1% से भी कम। लेकिन वो मास में चूंकि C² से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ह्यूज एनर्जी निकलती है। इसका मतलब ये कदाप न समझें कि 1 किलो कोयला जलाया जैसे, वैसे 1 किलो यूरेनियम अगर रिएक्टर में गया तो पूरा का पूरा 1 किलो जल जाएगा, नहीं, उसका एक फ्रैक्शन वही डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो लेकिन यहां तक जाने से पहले, यहां तक पहुंचने के लिए हमको जो सबसे बेसिक चीज है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके ऊपर आइंस्टीन को 1905 में नोबेल प्राइज मिला था। एक्चुअली हुआ क्या कि 1905 से पहले ही कई ऐसे वैज्ञानिक आए, जिसमें एक नाम माइकलसन मोरली का है, जिनका एक एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, और उस फेलियर से ये सजेशन आया कि प्रकाश की गति जो है वो वैक्यूम में सेम रहती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं किस स्पीड से, इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसको और सरल भाषा में समझें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। तो वैसे तो जितने भी आप लेक्चर देखते होंगे यूट्यूब पे या और जगह पे, या टीचर्स लोग जो एक्सप्लेन करते हैं क्लासरूम में, वो एक स्पेसशिप का उदाहरण लेते हैं कि एक स्पेसशिप चल रही है और आप नीचे से उसको देख रहे हैं, तो स्पेसशिप की वेलोसिटी v है, और उसमें से जो लाइट निकल रही है उसकी वेलोसिटी c है। तो स्पेसशिप के अंदर बैठा हुआ जो आदमी है उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट c दिखती है, और जो नीचे ऑब्जर्वर बैठा है उसको भी वेलोसिटी ऑफ लाइट c ही दिखती है, c+v नहीं दिखती। लेकिन इसको और आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और ये मैं मानता हूं कि आपको रिलेटिव मोशन के बारे में जानकारी है। रिलेटिव मोशन का मतलब, जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हैं और उसके पैरेलल में दूसरा ट्रैक है, उस पर दूसरी ट्रेन आ रही है। मान लीजिए कि आपकी ट्रेन की स्पीड जो है या वेलोसिटी मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। दूसरी ट्रेन बगल में आती है, वो भी नॉर्थ की तरफ जा रही है,
और उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। तो आप अगर पहली ट्रेन में बैठे हैं तो दूसरी ट्रेन की स्पीड रिलेटिव नजर आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरी ट्रेन की स्पीड में से पहली ट्रेन की स्पीड घटा दी आपने। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो है उत्तर की तरफ आपकी ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन जो आ रही है वो दक्षिण की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी अगर 80 किलोमीटर है, आपकी ट्रेन की वेलोसिटी 60 किलोमीटर है, तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसको माइनस करेंगे तो आपस में दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि आपको दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी 140 किलोमीटर नजर आएगी। लेकिन अब यहीं पे थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करिए कि ये दोनों ट्रेन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास या वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रही हैं, यानी कि पहली ट्रेन की वेलोसिटी सी है नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी भी सी है साउथ डायरेक्शन में, अपोजिट टू ईच अदर। तो उस थ्योरी के रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से, रिलेटिव मोशन की थ्योरी के हिसाब से आपको दूसरी ट्रेन की स्पीड 2c नजर आनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो c ही नजर आएगी। और अक्सर ये प्रश्न जो है आईआईटी के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्रीलिमिनरी टेस्ट में, और अक्सर लोग जवाब में सी लिख देते हैं, लेकिन जवाब में 2c लिख देते हैं, जबकि इसका जवाब सी होगा। अब यहां तक उसी तरह से एक दूसरा पैराडॉक्स मैं आपको समझाता हूं, जिसको बोलते हैं, एक्चुअली मैं इसलिए ये समझा रहा हूं कि जो इक्वेशन है स्पेशल थ्योरी का, उसको डिराइव करना बहुत सिंपल है। एक ट्राइंगल में खींचूंगा, उससे मैं डिराइव कर दूंगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब हमें क्लासरूम में स्पेशल थ्योरी पढ़ाई जाती है तो सीधे सीधे डायग्राम खींच देते हैं, पढ़ा देते हैं, दिमाग में बात बैठ जाती है, लेकिन बाद में ये कंफ्यूजन होता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। जैसे ट्विन पैराडॉक्स है, ट्विन पैराडॉक्स में राम और श्याम दोनों जुड़वा भाई है। एक आदमी घर पे है, गांव में है, खेती करता है, और दूसरा आदमी हवाई जहाज से उड़ता है, और वो भी बहुत तेज, और दुनिया का चक्कर काट करके आता है साल भर बाद, तो देखता है कि गांव वाले भाई राम की जो उम्र है उसमें 10 साल का बढ़ोतरी हो गया, जबकि उसकी उम्र 1 ही साल बढ़ी। लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन विच ही वॉज मूविंग। तो कहने का मतलब है कि ये ट्विन पैराडॉक्स हो गया। हमको ये विश्वास दिमाग में बैठता नहीं कि भाई राम और श्याम जब जुड़वा भाई हैं तो कुछ दिन बाद दोनों की उम्र अलग कैसे हुई। अब देखिए, इसी आइंस्टीन ने इस स्पेशल थ्योरी तक पहुंचने के लिए उसने पास्टुलेट्स लिए। पास्टुलेट का मतलब होता है कि एजम्पशन से थोड़ा बड़ा चीज होता है, वो कोरी कल्पना नहीं होती, इट इज ऑलमोस्ट ए रियलिटी, और उसी रियलिटी या पास्टुलेट के आधार पर ही बेसिस होती है किसी भी थ्योरी की, उसी बेसिस पे ही थ्योरी प्रूव होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं जिसकी स्पीड मान लीजिए u है, और दूसरी ट्रेन जो बगल में क्रॉस हो रही है उसकी स्पीड v है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो है आपस की होगी u माइनस वी। लेकिन लाइट के केस में मान लीजिए कि उसी ट्रेन में सामने की जो उसकी हेडलाइट है उसकी स्पीड को देखते हैं हम इस ट्रेन से, तो चाहे वो कितने भी स्पीड से चल रही हो ट्रेन, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी जब चेक करेंगे दोनों की, तो इस बीम ऑफ लाइट की, तो वो सी ही बताएगा। या एक दूसरा और तरीका है जो मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए आप अपने स्कूटर पे बैठे हैं, स्कूटर आपने स्टार्ट किया, अभी स्कूटर चला नहीं। स्कूटर जब स्टार्ट किया आपने, तो जो लाइट की बीम है स्कूटर की हेडलाइट, उसमें से जो फोटॉन निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी सी है। आपकी स्कूटर खड़ी है, आपने उसको सी नापा। दूसरा आदमी जो सड़क के किनारे खड़ा है वो आपकी स्कूटर की, आपकी लाइट को, दोनों को देख रहा है, उसको भी वेलोसिटी सी ही नजर आएगी नेचुरली। लेकिन अगर मान लीजिए स्कूटर स्टार्ट हो गया, चलने लगा, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो जो आदमी स्कूटर में बैठ के ड्राइव कर रहा है उसको तो बीम ऑफ लाइट सी ही दिखेगी, क्योंकि v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी लाइट बीम भी उतना आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां तक तो ठीक था, लेकिन होता क्या है कि जो आदमी नीचे से ऑब्जर्वर सड़क के किनारे खड़ा हुआ है उसको भी लाइट की बीम की वेलोसिटी सी ही दिखती है, जबकि कायदे में उसको
रिलेटिव मोशन की थ्योरी के आधार पर C+V दिखना चाहिए। बस यही है एनॉमली। इसको अगर आपने समझ लिया कि आपका जो प्रिजम्पशन है या पास्टुलेट है, वो पास्टुलेट हमारे कॉमन सेंस की थ्योरी से बियॉन्ड चला गया, बस यहीं पे उस दौर के वैज्ञानिकों का कंफ्यूजन था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस, कि जो नीचे खड़ा है ऑब्जर्वर और जो स्कूटर में बैठ के चला रहा है, दोनों के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट c कैसे बराबर हो गई। यही कंफ्यूजन था। इसी कंफ्यूजन को आइंस्टीन ने दूर किया और इनफैक्ट जो टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन के इक्वेशंस डिराइव किए, उसके पहले ही इस पास्टुलेट का जो कंफ्यूजन था उसको आइंस्टीन के दिमाग में दूर हो गया। फार्मूला डिराइव करने का तरीका तो उन्होंने विकसित किया कि आम आदमी को समझ में आ जाए। ट्रायंगल जो बनाया वो भी इस तरह से बनाया गया कि आम आदमी को समझ में आए या नोबेल कमेटी को समझ में आए। लेकिन जहां तक आइंस्टीन की अपनी बात थी, वो कैसे कन्विंस हुआ इस पास्टुलेट के बारे में, इवन बिफोर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ टाइम डायलेशन, जैसा कि मैं आपको अपने इस लेक्चर में समझा रहा हूं। आइंस्टीन एक दिन अपनी बस से यात्रा कर रहे थे और इसी के बारे में सोच रहे थे कि मान लीजिए कि मेरी बस की वेलोसिटी जो है वो लाइट के आसपास है और मैं भी उसके ऊपर बैठा हुआ, ये वो कल्पना कर रहे थे। तो और दूसरा आदमी जो जमीन पे है खड़ा हुआ है, वो हमारी वेलोसिटी नापता है, और जब बस की वेलोसिटी v है और लाइट की वेलोसिटी c है, तो बस की वेलोसिटी भी c हो गई, जैसा कि उन्होंने माना कि हमारी बस c वेलोसिटी चल रही है। तो नीचे वाले ऑब्जर्वर को बस की वेलोसिटी 2c दिखनी चाहिए, लेकिन उसको c ही दिखती है। अच्छा, अब देखिए वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आइंस्टीन के दिमाग में एक चीज ये स्ट्राइक की कि यार वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नीचे वाली को बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी c ही उसको दिख रही, इसका मतलब कि टाइम में परिवर्तन हो रहा है और लेंथ में, यानी कि नीचे वाले ऑब्जर्वर के लिए टाइम बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रही है, तभी तो c लेंथ अपॉन टाइम बराबर c होगा। ये चीज जब आइंस्टीन के दिमाग में स्ट्राइक की कि वो हो टाइम भी चेंज हो सकता है दो ऑब्जर्वर्स के लिए, यानी कि जो मैं बस में बैठा हूं, मैं बस की वेलोसिटी c नाप रहा हूं और नीचे वाला ये आदमी c नाप रहा है, इसका मतलब टाइम का लफड़ा है। यानी कि नीचे वाले का टाइम कुछ और है, मेरा टाइम कुछ और है। बस जब ये चीज स्ट्राइक की तब उसने ट्रायंगल बनाया, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बना के समझाऊंगा। थैंक यू।